गुड डे फ्रेंड्स। तो आपको लास्ट लेक्चर ओम्स लॉ मैंने आपको बताया था, तो उसी बिट को हम आज आगे बढ़ाते हैं। और आज हम 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट बिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो जस्ट कल के लेक्चर का एक ओवरव्यू करते हैं हम रिलेटेड टू द ओम्स लॉ। क्या बताया था मैंने, देखो अब ओम्स लॉ के बारे में। सो सियर, तो इस टॉपिक का नियर बाय जो बेसिक पार्ट था हमारा अप टू ओम्स लॉ वो खत्म हुआ है। अब हम आज के लेक्चर में एग्जैक्टली 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले, जिसका फर्स्ट बिट है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हीटिंग इफेक्ट्स का जो कंसेप्ट है वो हमें सबसे पहले देखना है, और उसके बाद उसकी कुछ एप्लीकेशन है जो हमें देखना है। ओके, और उसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हम लेटर ऑन देखने वाले। पहले हम आज के लेक्चर में ये बिट को कंप्लीट करते हैं। सो सियर, ओम्स लॉ के बारे में क्या बताया था मैंने स्टेटमेंट आपको। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied between its terminals provided physical conditions of the conductor such as length, area, material and temperature remains constant. Okay, तो इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। V is directly proportional to I and V is equal to आ जाएगा IR. Okay, where R is called as resistance of the conductor. Okay, और इस रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फ्लो को अपोज करने वाला जो फैक्टर होता है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम V बाय I से निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल भी मैंने कल आपको बताया था, याद रखिएगा इसे, कभी भी आप ओम्स लॉ नहीं भूलोगे। इसके बाद ऐसा यूनिट है ओम, इसका 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और 1 ओम का क्या कंसेप्ट होता है ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में अच्छे से बताया था। ओके, तो अब जस्ट एक कंसेप्ट पार्ट में आपका क्लियर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट देखने वाले रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। ओके, तो सियर देखो, अब सपोज इमेजिन करो ये एक कंडक्टर है। ठीक है, कॉपर का एक पीस है, कॉपर का एक कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप का। ठीक है, वायर का एक टुकड़ा समझ सकते हो आप कॉपर का। ठीक है, तो इमेजिन करो इस कॉपर के अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं, बैटरी अप्लाई कर रहे हैं। तो एक टर्मिनल पर इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे टर्मिनल पर निगेटिव, मतलब हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ये बैटरी होगा जिसके साथ हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये निगेटिव टर्मिनल, इस कारण ये निगेटिव आएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस कारण ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस अगर ये कॉपर का एक कंडक्टर है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर में कौन प्रेजेंट रहता है। ये जो डॉट नजर आ रहे हैं आपको छोटे छोटे, इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था। अगर कोई कंडक्टर हो तो उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं इस कंडक्टर में, इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, तो बताओ मुझे, क्या इस कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहते हैं। डेफिनेटली इसका आंसर नो रहेगा। ओके, इसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट रहते हैं। अगर एक कॉपर का कंडक्टर है तो उसके एटम भी तो रहने वाले हैं। ओके, तो ये जो सर्कल नजर आ रहे हैं आपको इस पूरे पीस ऑफ कॉपर में, ये सर्कल मतलब एटम है उस कॉपर के। ठीक है, और उनसे बाहर निकले हुए ये छोटे छोटे फ्री इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर ले तो वो अपने एटम को ही छोड़कर बाहर चला जाता है, फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन बोल के एक्ट होता है। ठीक है, तो अब इमेजिन करो, एक जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस चार्ज की ओर जाने की कोशिश करेगा, बताओ मुझे जल्दी से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इस कारण निगेटिव चार्ज किस ओर जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। तो इस वजह से इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा इस वजह से निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होने वाला है। लेकिन हो क्या जाता है, ये निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाते वक्त स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, लेकिन इसके स्ट्रेट पाथ में जो एटम रहेगा कॉपर का वो रुकावट खड़ी करता है। ओके, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत कम होता है, ये आकर इस एटम के साथ टकराता है और वापस फिर से वापस चला जाता है। ओके, तो ऐसा कुछ फिनोमिनन ऑकर होता है, मतलब इस स्ट्रक्चर के जो एटम्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और यही फैक्टर जो होता है उसे फिर कहा जाता है रेजिस्टेंस। दिस फैक्टर आर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को।
तो आप समझ में आ गया कंसेप्चुअली कि रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है। कोई भी कंडक्टर के अंदर उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ एटम्स कुछ बॉन्डिंग के साथ पैक्ट होते हैं क्लोजली एक दूसरे के साथ, और उस वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रुकावट खड़ी होती है, और इस रुकावट को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो अब देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश करता है तो ये वेलोसिटी में होता है, और वेलोसिटी में होने के कारण इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे ये टकराता है एटम के साथ तो ये समवॉट काइनेटिक एनर्जी क्या कर देता है, लूज कर देता है। समवॉट एनर्जी क्या करेगा, हवा में लूज कर देगा, और ये लूज हुआ एनर्जी क्या प्रोड्यूस करने में काम आता है, हीट। ओके, तो इस वजह से जब कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर हम करंट को पास करते हैं तो इस वजह से वो हीट अप हो जाता है, और इसी इफेक्ट ऑफ करंट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे सेक्शन का नाम है आज के, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी कंडक्टर के अंदर हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, ये कंसेप्चुअली आपको समझ में आ गया। जैसे हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी अप्लाई करते हैं तो एट द टाइम सभी फ्री इलेक्ट्रॉन किस ओर जाने की कोशिश करते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जब वो पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो एट द टाइम वो उस स्ट्रक्चर के, उस कंडक्टर के एटम के साथ टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, और इस कोलिजन में समवॉट काइनेटिक एनर्जी उनका लूज होता है। ओके, और ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी वजह से कंडक्टर हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो कोई भी वायर देखो, कोई भी चीज देखो जिसके अंदर बहुत ज्यादा देर तक अगर करंट पास हो रहा हो तो वो हीटअप होने लगती है। जैसे आपका मोबाइल ही लो, आप जब इसका वीडियो देख रहे हो आप मोबाइल पे, तो वीडियो देखने के बाद देखो आपका मोबाइल थोड़ा हीटअप हो जाता है, क्योंकि ज्यादा करंट सर्कुलेट होने से मोबाइल के अंदर मोबाइल का जो एनर्जी है, जो हीट है, वो बढ़ जाता है। वो इसी रीजन से बढ़ जाता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट पास होता है तो एट द टाइम वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है, और इसी इफेक्ट को उस कंडक्टर के कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे आज के लेक्चर का मॉरल स्टोरी था। ओके, तो स्टोरी का जो मॉरल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब सिर्फ मुझे स्टोरी बताना है। ओके, कंसेप्ट तो मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो अब हम देखते हैं सीयर। तो ये था हमारा ओम्स लॉ, और यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, कल मैंने बताया था, जस्ट यहाँ पर एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं हम। तीन रेजिस्टर्स है R1 R2 R3, इन तीनों को अगर हम 1 बाय 1 कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो एट दैट टाइम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कैसे निकलना है, उसका ये डेरिवेशन है, इसे रेजिस्टर्स इन सीरीज कहा जाता है। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो तीन अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इस V का V1 पार्ट R1 में ड्रॉप होने वाला है, V2 पार्ट R2 में ड्रॉप होगा, और V3 पार्ट R3 में ड्रॉप होगा। ओके, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V किसका एडिशन आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, और हर एक रजिस्टर पर अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, और V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, I कॉमन रहेगा क्योंकि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई करंट तीनों भी रजिस्टर में सेम रहने वाला है, और वो I रहेगा। इस वजह से ये I को हम तीनों इक्वेशन से कॉमन आउट कर रहे हैं, तो आंसर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये V मतलब क्या है इस सर्किट का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। I मतलब क्या है इस सर्किट का, टोटल करंट। तो अगर हम सर्किट के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर टोटल करंट के साथ डिवाइड करते हैं तो एट दैट टाइम इस सर्किट का हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलने वाला है, लेकिन किस कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का। इस कारण हम उसे डिनोट कर रहे हैं RS के साथ। तो RS इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द रेजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा RS, ये तीनों भी रेजिस्टर जो रहेंगे R1 R2 और R3, इन तीनों से भी इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, तो इसके बाद हम रेजिस्टर से इन पैरेलल देखने वाले हैं। अगर हम रेजिस्टर को एक के नीचे एक कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के अक्रॉस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, तो इस कॉम्बिनेशन को हम रेजिस्टर से इन पैरेलल कहते हैं। ठीक है, तो जो टोटल करंट रहेगा इस बैटरी से निकलने वाला I, ये तीनों रेजिस्टर में स्प्लिट होने वाला है। ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, करंट चेंजेस एट एवरी रेजिस्टर। तो R1 के अक्रॉस I1 करंट जाने वाला है, R2 के अक्रॉस I2, और R3 के अक्रॉस I3 जाने वाला है, R3 के अक्रॉस I3 जाने वाला है। तो टोटल करंट I किसका एडिशन रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ओम्स लॉ अप्लाई करना है फिर से पिछली बार की तरह। तो पहले रजिस्टर में अप्लाई करते हैं तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1 आएगा, I2 इज इक्वल टू V बाय
R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। तो V को कॉमन आउट करते हैं हम, आंसर आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो टोटल करंट I को हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ डिवाइड करना है। तो टोटल पोटेंशियल को अगर हम सर्किट के टोटल करंट के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिलने वाला है। लेकिन ये कौन से कॉम्बिनेशन का मिलने वाला है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इस कारण हम इसे आरपी से डिनोट कर रहे हैं। तो इस I बाय V को मैंने क्या लिखा है? 1 बाय V बाय I। जो I न्यूमरेटर में है इसे हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ओके, इस कारण मैंने इस I को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा है। तो फाइनल आंसर मिल गया हमें 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। Okay, so this is the concept related to the resistors in parallel. Okay, तो यहाँ पर ये बिट खत्म होता है। रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल तो आपने स्टडी कर लिया, लेकिन इस कंसेप्ट अच्छे से याद रखिएगा। रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल हम क्यों स्टडी करते हैं, कंसेप्चुअली याद रखिएगा। देखो अब जो भी वायर होता है, इस वायर के अक्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसके लेंथ और उसके एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन वो रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में रेजिस्टेंस के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कम वैल्यू होता है उसका रेजिस्टेंस का, जैसे 1 ओम 2 ओम ऐसा कुछ होता है। लेकिन हमें प्रैक्टिकल पर्पजेस में इसे यूज करने के लिए इसका वैल्यू 1000 ओम 2000 ओम इस रेंज में लगता है, जिसे 1K 2K कहा जाता है। ओके, याद रखना K मतलब किलो और किलो का नंबर होता है 1000। इस वजह से आप फेसबुक पर देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो 1K लाइक्स। 1K लाइक का मतलब 1000 लाइक। 1 मिलियन लाइक्स, 1 एम लाइक्स होता है, तो उसका आंसर होता है मेगा। कैपिटल एम को हम मेगा से डिनोट करते हैं और मेगा का पावर 10⁶ होता है। तो मिलियन लाइक्स रहे तो उसे हम 10⁶ से डिनोट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस भी हम बड़े पैमाने पर किलो ओम या फिर मेगा ओम में मेजर करते हैं। तो इतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे करना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं पता है आपको? एक वायर लेना पड़ता है हमें, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सीआर, तो हमें क्या करना है, अब देखो एक वायर लेना है, ओके, और ये वायर सीधा रहा तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत जल्दी से एक एंड से दूसरे एंड जा सकते हैं। लेकिन यही अगर हम वायर को टेढ़ा कर दे, हेलिकल लूप्स में ऐसे कुछ वाउंड कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब इन इलेक्ट्रॉन के मोशन में रुकावट खड़ी होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को गोल 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 घूमते घूमते आगे बढ़ना पड़ेगा। इस कारण अब इस इलेक्ट्रॉन का मोशन कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का मोशन कम होने से करंट का वैल्यू कम होता है, और करंट को कम करने वाला फैक्टर मतलब ही रेजिस्टेंस होता है। तो सीधे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, और उसी वायर को अगर हम हेलिकल लूप में वाउंड कर दे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, तो फिर इसके बाद क्या किया जाता है? ऐसे हेलिकल फॉर्म में वायर को वाउंड करने के बाद इसे कैप्सूल के साथ इवैक्यूएट किया जाता है। एक कैप्सूल से इसे पैक किया जाता है इस हेलिकल लूप को वायर के, और इसके अंदर कुछ सैंड या फिर कार्बन का पोर्शन फिल किया जाता है अंदर। ओके, और इस सैंड और कार्बन के पोर्शन और इस वायर के मटेरियल से डिसाइड होता है कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो रेजिस्टर अगर आप देखते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मेरे फिंगर के टिप पर फील हो सके इतना कम साइज का रेजिस्टेंस होता है। ओके, सिर्फ डंबल शेप होता है इसका, शेप कुछ ऐसा। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाके रेजिस्टेंस खरीद कर लाते हो तो उस रेजिस्टेंस का शेप कुछ ऐसा होगा। ये परफेक्ट शेप है इसका जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसा कुछ शेप होता है इसका। ओके, और इसके ऊपर कुछ ऐसे कलर कोड किए जाते हैं। 3 बैंड्स होते हैं इसके ऊपर ऐसे, और एक बैंड जो होता है ना ये एक साइड में होता है, ठीक है। अब ये रजिस्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप जो चार्जर यूज करते हो आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए, उस चार्जर के अंदर ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, तो अगर आपके पास कोई अगर पुराना चार्जर घर पर हो तो उसे तोड़ दीजिएगा, और उसके अंदर देखिएगा रेजिस्टेंस आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, चालू चार्जर को मत तोड़िएगा, वरना आपके पेरेंट्स मुझे बोलेंगे सर आपने क्या बता दिया ये। ओके, तो ज्यादा मन पर मत लो इसे। ओके, मिला तो ठीक वरना छोड़ दो। ओके, तो ऐसे रजिस्टर होता है, और इसके ऊपर जो कलर होते हैं ना ये डिजाइन के लिए नहीं होते हैं, ये उसका वैल्यू इंडिकेट करते हैं। इसे कलर कोडिंग कहा जाता है रेजिस्टेंस का, जो आपको 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है। अभी बता देता मैं, लेकिन फिर 11th में क्या सस्पेंस रह जाएगा। सब काम अभी कर दिया तो आगे क्या करोगे आप? ओके, तो इस कारण थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हम सब चीज अच्छे से देखने वाले, धीरे धीरे वक्त आने पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब बताने का मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर होता है ना, ये रजिस्टर बनाने वाले कुछ कंपनीज होते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चरर 1K का रजिस्टर बना सकते हैं, 2K का रजिस्टर बना सकते हैं, ठीक है। जो ऐसे इंटीजर वैल्यूज के रजिस्टर होते हैं 1K 2K 3K 4K, तो ऐसे रजिस्टर वो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑड वैल्यूज के रेजिस्टेंस वो नहीं बनाते। जैसे 1K का बनाएंगे वो 2K का बनाएंगे, 5K का बनाएंगे, ठीक है।
और 10K का बनाते हैं। मतलब आप एक इमेजिन करो, ठीक है। तो आपके पास लैब में क्या है, 1K, 2K, 5K और 10K ऐसे 4 रजिस्टर आपके पास अवेलेबल है। अब मुझे अगर एक सर्किट डिजाइन करना है, जिस सर्किट में मुझे कितना किलो ओम का रजिस्टर चाहिए, 8 किलो ओम का, तो फिर मैन्युफैक्चरर ने तो 8 किलो ओम का रजिस्टर बनाया ही नहीं है। तो फिर एट दैट टाइम हम कौन सा लॉजिक यूज करते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज का। तो अगर मैं ये 3 रजिस्टर को सीरीज में लगा दूं, कौन से 1K, 2K और 5K को, तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस बन जाएगा 8K ओम। ओके, तो यही सीरीज और पैरेलल का लॉजिक यूज करके हम इन 4 रजिस्टर से बहुत अलग अलग वैल्यूज के रजिस्टर बना सकते हैं। तो यही फायदा है रजिस्टर्स इन सीरीज का और रजिस्टर्स इन पैरेलल का, जो आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ था, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको आज समझ में आ गया होगा। ओके, कि इसका एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकली यूज कहां पर करते हैं। और ये 10th स्टैंडर्ड में भी हमें कुछ सवालों के जवाब लेते वक्त जरूर लगने वाला लॉजिक है। तो एट द टाइम फिर से हमें रजिस्टर्स इन सीरीज और रजिस्टर्स इन पैरेलल लगने वाला है, ठीक है। तो किसी को कुछ दिक्कत ना हो, आई होप। हम इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक का आज का हम अपबीट देखते हैं, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखो, अब हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। whenever we are applying battery across the conductor, at that time free electrons move towards the positive terminal of the battery. Okay, during its motion of free electron, they collides on the atoms of that conductor, and somewhat energy get liberated in the form of heat. This effect of current is called as heating effects of electric current. तो यही डेफिनेशन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो एट द टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से टर्मिनल की ओर जाने की कोशिश करते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इनके मोशन में जो एटम होते हैं कॉपर के, वो रुकावट खड़ी करते हैं। ओके, और वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उन एटम को टकरा कर खुद ही टकराते हैं और खुद ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत कम होता है। और ये टकराने के बाद वो उनका कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, वो मोशन में होते हैं इस कारण। और जैसे वो टकराते फिर उनका काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है, और फिर ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लिबरेट हो जाता है। आपको पता होगा, आपने वर्क एनर्जी पावर ऐसा कुछ टॉपिक देखा होगा 9th में, जिसने आपने स्टडी किया होगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जो भी मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है, वो कोलिजन में थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, और ये लॉस हुआ एनर्जी उस कंडक्टर को हीटअप करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी इफेक्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही इस टॉपिक का बेस है। ओके, तो अब इसका डेरिवेशन में यहाँ पर बता रहा हूँ। बुक का भी डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। बुक का यही डेरिवेशन है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग वे से बताया। मेरा बताने का तरीका अलग है। तरीका कोई भी हो, फाइनल फॉर्मूला एक ही आने वाला है और कंसेप्ट एक ही है। ये समझने में आसान होगा आपको, ये भी लिखा तो भी चलता है। और बुक का भी डेरिवेशन में आपको जरूर आज बुक के पेज पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसका दिक्कत मत लो, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। पहले तो ये समझ लीजिएगा, एक बार समझने से मतलब है हमें, वो कौन से भी फॉर्म में क्यों ना हो। बाद में वो बुक का जो फॉर्म है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बुक में कैसे दिया है उनको ही पता है। ओके, डेरिवेशन जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर एक कंसेप्चुअल और समझने में बहुत आसान डेरिवेशन है। देखो, आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q है। किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, जाकर उस वीडियो को देखिएगा अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो। ओके, और W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VQ। जस्ट इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, Q ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो W इज इक्वल टू VQ आ जाएगा। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ट्रायंगल को याद करो, दिमाग दौड़ाओ जरा। ट्रायंगल को याद किया तो आपको याद आ जाएगा V इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, IR। ओके, और सबसे फर्स्ट फॉर्मूला करंट का I इज इक्वल टू Q/T था, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IT। तो ये जो दो वैल्यूज है Q का और V का, हमें ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है। ओके, तो W इज इक्वल टू V की जगह अब आ जाएगा IR और Q की जगह आ जाएगा IT। तो I और I मिलकर I² बन जाएगा। ओके, और W इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, I² RT। दिस W स्टैंड्स फॉर वर्क डन। ठीक है, तो देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। ओके, whenever electron moves from one point to another point in a conductor, at that time it creates some work। जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है कंडक्टर के अंदर, तो एट दैट टाइम वो कुछ ना कुछ वर्क क्रिएट करता है, और ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ओके, तो इस कारण जितना भी वर्क यहाँ पर जनरेट होगा,
ये सबका सब वर्क क्या क्रिएट करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो इस कारण ये कंडक्टर हीट अप होता है। इस कारण जितना वर्क क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह मूव होते वक्त, वो सबका सब हीट में कन्वर्ट होने वाला है। इस कारण हम W को रिप्लेस करने वाले H से, तो फाइनली हमें हीट का फॉर्मूला मिलेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ओके, और इस H को कहा जाता है हीट। ओके, और ये जो इक्वेशन है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ। तो साइंटिस्ट जूल्स ने बताया हुआ है जो लॉ है हमें, वो यही लॉ है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। हीट के 3 इक्वेशन है, लेकिन इन तीनों इक्वेशंस में सिर्फ इसी इक्वेशन को जूल्स लॉ कहा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा इसे। तो I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, T मतलब टाइम। ठीक है, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो हीट जो प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के साथ। जितना ज्यादा करंट आप पास करोगे कंडक्टर के अंदर, उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट पास होने वाला है। और लास्ट रहेगा, heat produced in a conductor is also directly proportional to the time for which current flowing through the conductor। आप एक एग्जांपल लो, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब को आप 5 मिनट जलाओ और दूसरे इलेक्ट्रिक बल्ब को 10 मिनट जलाओ, आप सेम वैट का बल्ब चाहिए, तो देखो आप जो 10 मिनट चलता है बल्ब, उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और जो 5 मिनट चलेगा उसमें कम होगा। मतलब जितना ज्यादा देर तक आप बल्ब को जलाओगे, बल्ब के अंदर भी एक कंडक्टर होता है, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जितना ज्यादा देर तक आप करंट को पास करोगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यही कंसेप्ट है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT का। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ। ओके, तो अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R का फॉर्मूला पुट करते हैं V बाय I इस अबव इक्वेशन में, तो R की जगह मैं अब V बाय I पुट करने वाला हूँ, बाकी सब एज इट इज है। तो I और ये आई स्क्वायर का एक I कट हुआ, फाइनल आंसर मिला VIT। तो ये सेकंड फॉर्मूला हीट का, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये इन टर्म्स ऑफ V एंड I, ये इन टर्म्स ऑफ I एंड R है। ठीक है, अब लास्ट में देखो, जो I है उसका वैल्यू और एक बार हम रिप्लेस कर सकते हैं V बाय R से। तो अगर मैं I की जगह ऊपर वाली इक्वेशन में V बाय R पुट करता हूँ, तो V इंटू V बाय R मतलब V स्क्वायर बाय R इंटू T आ जाएगा। तो ये थर्ड हीट का फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा, ये जो 3 ब्रैकेट किए हुए फॉर्मूले ये तीनों भी हीट के हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू VIT एंड H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। तीनों भी फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करना है। अब बोलोगे आप कौन सा फॉर्मूला कब करना है, तो मैं बताऊंगा आपको कि करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो ये वाला यूज करो। करंट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो ये वाला यूज करो। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो ये वाला यूज करो। ओके, अब तीनों भी नहीं दिए तो हम यूज ही नहीं कर सकते। ऐसे दिमाग क्वेश्चन दिमाग में भी मत लाओ। ओके, तो इसके बाद कुछ एप्लीकेशन से हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन, फिलामेंट ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड निक्रोम वायर। ओके, तो इलेक्ट्रिक हीटर देखो आप, इलेक्ट्रिक हीटर मतलब देखा होगा आपने हीटर या फिर जो शेगडीज हम यूज करते हैं हमारे घर के अंदर, जो इलेक्ट्रिक कॉइल्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक कॉइल्स कह सकते हैं हम, बेटर वर्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक कॉइल्स होते हैं उसमें एक हेलिकल लूप में वाउंड हुआ एक वायर होता है, आपने देखा होगा। ओके, तो इस वायर के अंदर हम करंट पास करते तो वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। हेलिकल लूप होने के कारण उसके अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हेलिकल लूप में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, तो इसके बाद देखो अब ये हीटिंग इफेक्ट्स पर चलने वाले सब डिवाइसेस है, जो भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताए, ये सब एप्लीकेशंस क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करते हैं। मतलब इसके अंदर हम करंट पास करते हैं और करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। बस इतने ही एप्लीकेशन पर ये चलने वाले सब डिवाइसेस है। इलेक्ट्रिक आयन भी देखा होगा आपने, हमारे जो प्रेस होता है उसके अंदर मेटल का कोई एक शीट होता है, उस मेटल की शीट के अंदर एक कॉइल होता है हेलिकल लूप में बाउंड हुआ। ओके, तो कॉइल भी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही वर्क करता है। उसके बाद फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब मतलब अब ये बल्ब हमारे इस जनरेशन के बल्ब नहीं है, ओल्ड जनरेशन के बल्ब कह रहा हूँ, जो येलो कलर का था, अब बहुत बचपन में उसे देखते होंगे, येलो कलर का बल्ब हुआ करता था, उसमें ऐसा एक फिलामेंट था, उसकी तरफ देखने के बाद 10 मिनट तो आंख के सामने से जाता ही नहीं था, ऐसा कुछ फिलामेंट था। अभी हमारे पास एलईडी के लाइट्स आ गए, तो इस कारण वो फिलामेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, या फिर आज के जनरेशन के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ऐसा कुछ बल्ब था। ओके, तो येलोइश कलर का वो बल्ब था, उस बल्ब में फिलामेंट था, वो फिलामेंट टंगस्टन का हुआ करता था। वो टंगस्टन एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का मेटल, इस कारण वहां पर हम फिलामेंट की जगह यूज करते थे उसे। तो इस टंगस्टन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो रेड हॉट कंडीशन में चला जाता था। ओके, और रेड हॉट कंडीशन में जाने के बाद भी वो मेल्ट नहीं होता था, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल मेटल से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है,
और वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से उसे हम टंगस्टन फिलामेंट ऑफ बल्ब में यूज करते हैं। तो जैसे हम उस फिलामेंट में करंट पास करते हैं वो हीटअप होता है, और हीटअप रेड हॉट कंडीशन में वो जाने के बाद वो लाइट एमिट करता है, और उस लाइट को हम यूज करते थे। ओके, तो ऐसे वैसे वो भी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज भी है। इलेक्ट्रिक फ्यूज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो आप, इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर एक मटेरियल होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हमारे नॉर्मल घर के अंदर के जो वायर्स होते हैं कॉपर के, उनसे थोड़ा इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। ये सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमारे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो इस वजह से। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है पता है हमारे घर के अंदर, अगर हमारे घर के अंदर परमिसिबल लेवल से ज्यादा करंट पास हो जाता है, तो ये ज्यादा वाला जो करंट है वो हमारे डिवाइसेस को ब्लास्ट कर सकता है, जो भी हमारे कॉस्टियर डिवाइसेस है, फ्रिज हो, टीवी हो, ओके, ये सबको ब्लास्ट कर सकता है। तो ये ना हो इस वजह से हम फ्यूज यूज करते हैं। ये फ्यूज क्या करता है, हमारे नॉर्मल अगर वायर है जो उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर एक पर्टिकुलर करंट पर जाने के बाद अगर वो मेल्ट हो जाए, जैसे हम इमेजिन करो आपके घर के अंदर जो वायरिंग है उसमें जो कॉपर हम यूज कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट 5 एम्पियर का है, मतलब 5 एम्पियर करंट आने के बाद वो वायर जल जाता है, ठीक है, और डेंजरस करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होने लगता है। तो हमें हमारे घर के अंदर 5 एम्पियर करंट न जाए इसका एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है, और वो प्रिकॉशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट हम 4 एम्पियर का ही ले लेते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, वैल्यूज पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा वरना बोलोगे सर कि आपको गलत बिलत बता रहे हैं। तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझ लो आप इसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में 4 एम्पियर आने के बाद ही करंट वो ब्लास्ट कर देता है खुद को, तो खुद को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन बाकी के हमारे जो इंटरनल सर्किट है हमारे घर के अंदर का, वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि डेंजरस करंट 5 एम्पियर का है, और ये इलेक्ट्रिक फ्यूज 4 एम्पियर आने के बाद ही जल जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज कब तक वर्क करते रहेगा अच्छे से, जब तक 4 एम्पियर से कम करंट हो हमारे घर के अंदर, जो एक सेफ करंट हम कह सकते हैं, तो तब तक वो प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन जैसी करंट उछला 4 एम्पियर से ऊपर, तो वो फिर खुद को ब्लास्ट कर देगा, लेकिन घर को बचाएगा, मतलब घर के अंदर के जो डिवाइसेस है उसको बचाएगा। तो ऐसा बहुत महान कार्य करता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज, याद रखिएगा इसे। इसका आपने कभी जो सेक्रीफाइस है वो कभी देखा नहीं होगा, ओके। तो अगली बार जब फ्यूज को देखोगे तो आप ये दिमाग में याद रखिएगा इस बिट को। इसके बाद निक्रोम वायर है। निक्रोम वायर है ना, ये भी इलेक्ट्रिक फ्यूज हीटिंग इफेक्ट्स पर वर्क होने वाला डिवाइस है। ये डिवाइस क्या होता है मालूम है आपको, आप ऑपरेशन थिएटर में कभी गए नहीं होंगे, ओके, आप अभी डॉक्टर नहीं बने, जल्दी बन जाओगे, तो जाके देख लेना जब कभी जाओगे आप। तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो एट द टाइम हमारे जो टिश्यूज होते हैं, जो हमारे स्किन होता है, उसे वो कट करके ऑर्गन्स के अंदर का ऑपरेशन करते हैं। तो वो कट करने के लिए चाकू या फिर छुरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर वो वैसा यूज करेंगे तो ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, और वो कट प्रिसाइज नहीं होता है, बहुत इधर उधर कट हो जाता है, ओके। तो डॉक्टर का कटिंग देखो आप कितना शार्प होता है, बहुत अच्छे से कट करते हैं वो। ऑपरेशन होने के बाद वो सीलने के बाद ऐसा एक अच्छा सा डिजाइन बन जाता है। ऐसा किसी को होना मैं एक दुआ करता हूँ। लेकिन देखोगे आप जब कभी कोई बंदा दिखाता है कि मेरा यहाँ पेट में ऑपरेशन हुआ है इसका उसका, तो वो देखो इतना प्रिसाइज कट होता है। तो वो कैसे करवाते हैं इस प्रिसाइज कट को, तो बाय यूजिंग निक्रोम वायर वो करते हैं। निक्रोम वायर एक मटेरियल है, एक मेटल है, जो हीटअप होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब इसके अंदर करंट पास करने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है। और वो ऐसा हीटेड वायर सिर्फ स्किन पर रख देते, वो फिर स्किन के आर पार चला जाता है, और फिर वो उतना ही प्रिसाइज कट कर देते हैं जितना उनको चाहिए, ओके। तो इससे वो बहुत अच्छे से कट करवा सकते हैं। तो ये भी निक्रोम वायर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है, जिसे हम मेडिकल पर्पज में यूज करते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशन से हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं छोटे छोटे, इस फॉर्मूले को हीट के समझने के लिए। 10 जूल 100 जूल ऑफ हीट is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. Okay, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। हीट प्रोड्यूस हो रहा है 100 जूल रेजिस्टेंस से 4 ओम का। टाइम कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, 1 सेकंड के लिए। ईच सेकंड कहा है उन्होंने, इस वजह से 1 सेकंड ले रहा हूँ। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हीट दिया हमें, तो हीट के 3 फॉर्मूलेज याद करो फटाफट। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, या फिर H इज इक्वल टू वी आई टी। तो अब इस क्वेश्चन को आप वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैंने आई स्क्वायर आर टी यूज किया, तीनों भी फॉर्मूले से यूज करो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एच बाय आर टी। तो H का वैल्यू 100 पुट कर दिया, R इंटू टी का 4 इंटू 1, तो 100 बाय 4 मतलब आ जाएगा 25, और अंडर रूट 25 मतलब ये आने वाला है 5 एम्पियर। तो करंट का वैल्यू मिला हमें 5 एम्पियर। अब करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू 5 एम्पियर, आर का वैल्यू 4 ओम, तो ये मिलकर बन जाएगा 20 वोल्ट। ओके, तो ये मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हायर ऑर्डर के एग्जाम में आ सकता है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए ना आए, गिवन डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करते आना चाहिए। ये अगर आ गया ना आपको, तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अच्छे से रीड करने की कोशिश करो। कंप्यूट द हीट जनरेटेड मतलब हमें हीट को निकालना, इतना तो समझ में आना जाना चाहिए। ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, तो डेफिनेटली कूलम में हम चार्ज को मेजर करते हैं, जिसका वैल्यू 96,000 दिया है। इसके बाद इन 1 आवर मतलब टाइम दिया आपको 1 आवर का, ओके, इस वजह से टाइम 1 आवर लिखा। चार्ज क्यू का वैल्यू 96,000 कूलम और वी का वैल्यू देखो आप 50 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। सो देखो आप फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ओके। तो V का वैल्यू आ जाएगा 50 वोल्ट, ओके। तो H इज इक्वल टू VIT, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो V का वैल्यू पुट कर दिया 50, I का वैल्यू Q बाई टी पुट करना है हमें, क्योंकि I का वैल्यू दिया नहीं था उन्होंने, ओके। तो Q बाई टी पुट कर दिया और इंटू टी था इस फॉर्मूले में, तो ये वाला टी और ये वाला टी कट हो गया। फाइनल आंसर आएगा हमारा 50 इंटू 96,000। तो इसका आंसर कुछ ऐसा इतना बड़ा कुछ आ जाएगा। और इसे हम अगर 1000 को किलो से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा 4800 किलो जूल। तो ये मिलेगा हमें फाइनल आंसर, ओके। ये एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड की बुक का क्वेश्चन है, ओके। समझ में आया तो ठीक, वरना छोड़ दो, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके बाद हम देखने वाले हैं अब नेक्स्ट बिट को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर, ओके। तो इलेक्ट्रिक पावर को है ना, मैं पहले आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ, बाद में हम इस थियोरेटिकल पोर्शन के फॉर्मेलिटीज के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब, एक ही मिनट, हम इसे रब कर देते हैं अब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर आपने स्टडी किया होगा 9th स्टैंडर्ड में, ओके। आपको याद आए ना आए, लेकिन आपने जरूर स्टडी किया है 9th स्टैंडर्ड में, ओके। इलेक्ट्रिक पावर, उसका ऐसा यूनिट पता है किसी को? याद करने की कोशिश करो, पावर क्या होता है, ओके। तो सीयर, देखो अब पावर का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। मैं अब मैकेनिकल पावर के टर्म में आपको बता रहा हूँ, बाद में हम इलेक्ट्रिक पावर की ओर जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, एक वर्क असाइन करना है 2 पर्सन को। एक ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, इसे मुझे यहाँ से उठाकर क्या करना है, इस जगह पर लेकर उसे रख देना है, ठीक है। अब इस काम के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 2 पर्सन को ये टास्क असाइन करने वाला हूँ। सिर्फ इस ब्लॉक ए को उठाकर इस पॉइंट पर लाकर उसे रख देना है, ठीक है। ये एक वर्क कह सकते हैं हम। तो ये वर्क में असाइन कर रहा हूँ 2 पर्सन को। अब देखो 2 पर्सन का स्ट्रक्चर कैसा कैसा है। एक पर्सन है कुछ ऐसा, ओके, जो हवा आने के बाद उड़ जाएगा मेरी तरह, ओके। इसके बाद दूसरा पर्सन कुछ ऐसा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है वो पर्सन, ठीक है, ऐसा कुछ पर्सन है वो, ठीक है। तो ऐसा ये दूसरा पर्सन है। तो 2 पर्सन है जिनको मैं एक ही टास्क असाइन कर रहा हूँ। और क्या है वो टास्क, इस ए ब्लॉक को उठाकर इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर रख देना है, ठीक है। तो अब ये पहला वाला जो पर्सन है दुबला पतला, ये पर्सन ये टास्क करेगा, लेकिन ये भी पर्सन वही टास्क करने वाला है। दोनों भी क्या करने वाले, इस ब्लॉक को उठाकर क्यू तक रखने वाले, लेकिन दोनों के टास्क असाइन, टास्क कंप्लीशन में डिफरेंस क्या रहेगा वो सोचिएगा, ओके। ये जो पहला वाला पर्सन है दुबला पतला, ये क्या करेगा, ब्लॉक को उठाकर वहां पर रखने वाला है क्यू की ओर, लेकिन उससे समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब वर्क तो हम सेम असाइन कर रहे दोनों पर्सन को, लेकिन एक पर्सन वर्क जल्दी कंप्लीट करेगा, तो दूसरा पर्सन वर्क थोड़ा ज्यादा देर में कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है? तो वर्क तो कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन वर्क कितने जल्दी कंप्लीट होता है या फिर कितने बाद में कंप्लीट होता है, इसके ऊपर जो फैक्टर डिपेंड होता है उसे पावर कहा जाता है। क्या कहना है इसे, पावर, ओके। पावर मतलब वर्क कंप्लीट तो हो रहा है, लेकिन वो कितने समय में हो रहा है, इसके रिलेटेड जो पैरामीटर होता है उसे पावर कहा जाता है। मतलब ये जो दुबला पतला पर्सन, इसका पावर थोड़ा मतलब कम होगा एज कम्पेयर टू दिस पर्सन, ओके। इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, सी और डी। तो ये जो सी वाला पर्सन है, इसका पावर थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डी पर्सन, क्योंकि ये यही वर्क को क्या करेगा, जल्दी कंप्लीट करेगा एज कम्पेयर टू दिस पर्सन, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द पावर, ओके। पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क,
किस रेट से हम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन मतलब ही होता है पावर। तो पावर का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जहां पर चालू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। और वो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। बस इतना ही बीट है, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, तो ये रहेगा पावर का डेफिनेशन। ओके, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ओके, तो ये पावर का डेफिनेशन रहेगा। अब इसके बाद देखो पावर का फॉर्मूला, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी चीज का रेट कैसे निकालते हैं हम, उस चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूं, ओके, तो मुझे पावर मिल जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आएगा। तो पावर का वर्क का फॉर्मूला पता है आपको, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ आई स्क्वायर आर टी होता है। तो टी टी कट कर दिया मैंने, ठीक है, तो बचा आई स्क्वायर आर। तो ये पावर का पहला फॉर्मूला है। और पिछली बार की तरह आर का वैल्यू पुट करो आप वी बाय आई, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा वी आई। ओके, और आई की जगह वी बाय आर पुट करोगे तो ये वाला मिलेगा। तो ये पावर की तीन फॉर्मूलेज है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर और वी आई। समझ में आ रहा है? तो ये पावर की थ्री फॉर्मूलेज है। ऐसा यूनिट आता है पावर का वैट। तो 1 वैट इज इक्वल टू आएगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो पावर के कुछ हायर यूनिट भी होते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट, और 1 हॉर्स पावर, इसे एचपी कहा जाता है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट होगा। इसके बाद 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड आएगा, ठीक है। इसके बाद कमर्शियल यूनिट जो होता है एनर्जी का, वो होता है किलोवाट आवर। आपको पता होगा एमएससी का पर्सन हमारे घर में हर मंथ आता है और वो चेक कर रहा है हमारे घर का रीडिंग कितना हुआ है मीटर का, ठीक है। तो वो जो मीटर का रीडिंग है वो आपको बता दे कि आपके घर के अंदर 100 यूनिट्स आ गए, आपने 100 यूनिट्स बिजली का इस्तेमाल किया, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक बिल आ जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वो जो यूनिट होता है, वो यूनिट मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, जिसका नाम ही यूनिट है। समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी मेजर करने का जो एक यूनिट है, वहां पर हम यूज करते हैं यूनिट को, मतलब उस यूनिट का कन्वर्जन होता है किलोवाट आवर। तो हम कितना किलोवाट आवर पावर यूज कर रहे हैं हमारे घर के अंदर, उसका कैलकुलेशन मतलब वो यूनिट होता है, तो उसे यूनिट ही कहा जाता है। तो देखो आप 1 मिनट, ओके, सो सियर, तो पावर इज इक्वल टू क्या आता है, एनर्जी अपॉन टाइम। मतलब वर्क मतलब भी एनर्जी होता है, मैंने आपको बताया था। डब्ल्यू को हम एच से रिप्लेस कर सकते हैं, एच मतलब हीट था, यहाँ पर हम जस्ट उसे एनर्जी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो P इज इक्वल टू ई बाई टी आएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT, ठीक है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी को हम यूनिट में मेजर करने वाले, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में। दिस इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कमर्शियली मेजर करने के लिए हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी का अदर यूनिट भी पता है आपको, जूल होता है। तो जूल बहुत ही छोटा यूनिट गिर जाता है अगर हम एनर्जी को कमर्शियली मेजर करते हैं। तो इस वजह से हमें ये एनर्जी का यूनिट यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर, ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, देखो अब किलो की जगह, किलोवाट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1000 वैट, और 1 आवर की जगह कितना पुट कर सकते हैं हम, 3600 सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो एक घंटे में आपको पता है कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये वैट इंटू सेकेंड मतलब ही क्या है, देखो अब ये वैट और सेकंड को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, जूल मिलने वाला है, ओके। तो इस वैट इंटू सेकंड को मैं कंबाइनली लिख रहा हूं, और इसे हम रिप्लेस करने वाले अब, ओके, इस वैट इंटू सेकंड को जूल्स में, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया है, और ये जो 1000 है इसे 3600 के साथ में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 36,000,000 5 टाइम्स 0 है। तो अभी रीड करने में कन्वेंशनल नहीं है, इसका नीचे हम पावर में कन्वर्ट कर देते 10 के। तो अब देखो कहीं पर नहीं, मतलब पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट को मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर लेता हूँ तो 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, और यहाँ पर लेता हूँ 3 और 6 के बीच में, तो 10⁻6। तो इस कारण 1 किलोवाट आवर का कन्वर्जन आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। समझ में आ रहा है? तो इतना ही कंसेप्ट है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी रिलेटेड न्यूमेरिकल और जो भी बुक का कंसेप्ट दिया है उन्होंने यहाँ पर, वो भी हम लेते हैं। पढ़ाकर तो पूरा हुआ है पार्ट, लेकिन जस्ट बुक में एक स्मॉल डिफरेंस उन्होंने किया है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो कल के लेक्चर में प्रोबेबली हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये जो सेक्शन है ये पूरा खत्म हो जाएगा, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। अगर वक्त मिलता है आपको तो डेफिनेटली हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो पहले 2 पेजेस है आपके बुक के 10 स्टैंडर्ड के, वो जरूर रीड कीजिएगा, कल और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। सो थैंक यू।